वो एयरपोर्ट से निकलकर बाहर आकर इर्द गिर्द अपनी गाड़ी की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगा। हाय सर, गुड मॉर्निंग, उसके पर्सनल ड्राइवर ने पास आकर कहा तो उसने नागवारी से उसकी जानिब देखा और सर के इशारे से उसको जवाब देता वो तेजी से गाड़ी की जाने पड़ा। वो गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर जल्दी से फ्रंट सीट की जाने बढ़ने लगा तो उसने जल्दी से उसे पुकारा, तुम रिक्शा करवाओ और ब्यूरो पहुंचो, यही तुम्हारी सजा है, मुझे 5 मिनट इंतजार करवाने की। वो सर तहजे में बोला और फिर ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी उड़ाता निकल गया। कुछ ही देर में वो सीआईडी ब्यूरो में मौजूद था। वो जैसे अंदर दाखिल हुआ तो सब लोग उसके एहतराम में खड़े होते सलाम कर गए। वो अपने सर के इशारे से उन्हें सलाम का जवाब देता अपने ऑफिस की जाने पड़ गया। अंदर दाखिल होते उसने अपने असिस्टेंट को अंदर आने का कहा, इंस्पेक्टर एमके किधर है इस वक्त, उन्हें फौरन मेरे ऑफिस में भेजिए ताकि मैं उनसे अच्छे से डिस्कशन कर सकूं। वो स्मार्ट लहजे में बोला तो असिस्टेंट गोमगो कैफियत में खड़ा रहा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, जाइए जाकर बुलाइए ना, वो यहाँ की सीनियर वही है ना। वो नागवारी से सर चढ़कर बोला, सर मैम तो मौजूद नहीं है ब्यूरो में। असिस्टेंट ने डरते डरते कहा तो उसके माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। जहां भी है इन्फॉर्म करो उसे और फौरन मेरा हुक्म दिया जाए कि मैंने उसे बुलाया है। वो सर तेजी में बोला तो असिस्टेंट सर हिलाता हुआ बाहर के जाने पड़ गया और वो पुरसुकून सा कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए कुछ सोचने लगा और उसके चेहरे पर एक पुरइसरार सी मुस्कुराहट थी। मुस्कान ने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दाखिल होते इर्द गिर्द देखा तो फिर वो स्टाफ की जानिब बढ़ गई और अभी वो यूनिफॉर्म चेंज करके मास्क लगाने के लिए अपना अगला कदम बढ़ाने ही लगी थी कि उसकी पॉकेट में मौजूद फोन बजने लगा। उसने अपनी ट्राउजर से फोन निकाला तो नंबर देखकर चौंक गई। हेलो मैम, कहाँ हैं आप? एसीपी सर बहुत गुस्से में है। उसे फोन उठाकर कान को लगाया कि दूसरी तरफ से कहा गया। वो लब भींच के रह गई। उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि मैं एक केस के सिलसिले में हॉस्पिटल आई हूँ और नहीं आ सकती फिलहाल, वो मुंह बनाकर बोली और साथ ही उसने कॉल काट दी और फिर उसके कदम ऑपरेशन थिएटर की जाने थे। वो वहां से फारिग होने के बाद घर वापस आई और उसने आते ही डीसीपी साहब को फोन किया। सर, इंस्पेक्टर मुस्कान खान। फोन उठाते हुए वो तारीख करवाने लगी और फिर मुख्तसर केस के बारे में डिस्कशन करने लगे। आप एसीपी राणा साहब को उसे बता दीजिएगा, डीसीपी साहब ने कहा तो उसके हालत में जैसे कांटे से चुभने लगे और फिर वो सर चढ़कर उसने फोन बंद कर दिया। अगले दिन वो सुबह ही सीआईडी ब्यूरो पहुंची तो एसीपी साहब ने फौरन उसे अपने ऑफिस में तलब किया। वो अंदर दाखिल हुई तो उस शख्स को देख कुछ जैसे उसके हलक ही खुशक हो गया था। वो खुद पर काबू करते सलाम करते हुए उसके सामने बैठ गई। मैंने आपको बैठने का कहा, इंस्पेक्टर एम के, एसीपी खाजान राणा ने तलब लहजे में कहा तो लब कुचलते हुए उसे देखने लगी। खड़ी हो जाओ। जी? उसके हुक्म पर बेयकीनी से बोली। मैंने कहा उठकर खड़ी हो जाओ और इजाजत लेकर बैठो। खाजान राणा ने कहा तो लब कुचलते हुए उठकर खड़ी हो गई। सर, क्या मैं बैठ सकती हूँ? वो चबा चबा कर बोली तो खाजान राणा ने उसे आंखें सुकेर कर देखा। नहीं। वो दो डोक अंदाज में बोला तो मुस्कान का दिल चाहा कि इस शख्स का सर ही फाड़ दे। पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप मेरे कल हुक्म के बावजूद यहाँ आपसे हाजिर क्यों नहीं हुई? अब आपकी यही सजा है कि आप खड़ी रहकर सारी मीटिंग अटेंड करें। खाजान राणा के हुक्म पर उसका दिल चाहा कि एक हाथ से थप्पड़ उसके चेहरे पर मारे, मगर हाय रे अफसोस, उसके दिल के अरमान दिल में ही रह गए। सर, मैं एक केस के सिलसिले में हॉस्पिटल में काम कर रही थी और एक अंडर कवर एजेंट के तौर पर यह मेरा केस है तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना पड़ता है। वो सर चटक कर बोली, आज के बाद से हॉस्पिटल का वो केस आप हैंडल नहीं करेंगी बल्कि इंस्पेक्टर हुमा करेंगी। उसने अंदर दाखिल होती इंस्पेक्टर हुमा से कहा तो उसका चेहरा खिल उठा और मुस्कान का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। सर, पिछले 2 महीनों से मैं इस हॉस्पिटल में अपना एक मकाम बना पाई हूँ और इंस्पेक्टर हुमा वो काम नहीं कर सकती जो मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने एमबीबीएस किया हुआ है। वो तब कर बोली, एमबीबीएस करने से क्या होता है? मैं 5 मिनट में हुमा की एमबीबीएस की डिग्री बनवा सकता हूँ, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस पार्ट लहजे में बोला था। और रियली सर, अगर किसी ने किसी मेडिसिन या किसी केस के सिलसिले में सवाल कर लिया तो मिस हुमा कैसे जवाब देंगी? उनके दिमाग में आप एमबीबीएस का पूरा निसाब भी दाखिल कर देंगे क्या? वो फिर से अपने नाम की एक ही थी और ये हो ही नहीं सकता था कि वो जवाब ना देती। उसके जवाब पर खाजान राणा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जरा करोगी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही समझदार हो? वो आपसे तुम पर आ चुका था और ये उसके गुस्से की इंतहा थी। एसीपी राणा, ये क्या तरीका है बात करने का? एक पुलिस वाले को अपने जज्बात और गुस्से पर हमेशा काबू होना चाहिए। डीसीपी साहब ने अंदर दाखिल होते हुए गुस्से से कहा तो मुस्कान ने उसे जताती निगाहों से देखा और खाजान ने लपीट कर उसे देखा और उसके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट पर खाजान राणा का गुस्सा मजीद बढ़ गया। फिर मुस्कान ने उसकी शिकायत की कि वैसे ये केस छोड़ने का कह रहे हैं और इंस्पेक्टर हुमा को देना चाहते हैं तो मजीद उन्हें डांटने लगे। आपने ये सोचा भी कैसे? आप ये समझते हैं कि मैं डीसीपी कोई गलत फैसला करूंगा?
मैंने अगर इंस्पेक्टर मुस्कान को ये केस दिया है तो बहुत सोच समझ कर दिया है, आप ये फैसला लेने का हक नहीं रखते। डीसीपी साहब ने कहा तो सर झटक कर रह गया। मुस्कान इसकी हार पर दिल ही दिल में बहुत खुश थी। उसकी डीसीपी साहब से अच्छी खासी मरम्मत होते देख दिल चाह रहा था कि उठकर लुटियां डाले, मगर हाय रे उसकी हसरत और उसके दिल में ही रह गई थी। फिर कुछ देर के बाद वो इजाजत लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। शाम को वो घर पहुंची तो जरियाब साहब और जानिया बाहर लॉन में बैठे हुए थे। वो सलाम करते हुए उनके पास बैठ गई। अच्छा, तुम्हारी फूफो आ रही है, जानिया ने कहा। क्यों? उसने अनजान बनते हुए पूछा। दरअसल गाजी आया हुआ ना, तो हम लोगों ने दावत रख दी है, तो शाम में ही आ रहे हैं। तुम अच्छी तरह से तैयार होना, एमी ओबल जुनून हुलिये में मत आ जाना। जानिया ने उसे तनबीह निगाहों से देखते हुए कहा तो दिल ही दिल में झंझला सी गई। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर अपने कमरे में आई और शॉवर लेने के बाद उसने बाथ गाउन पहना जो कि उसकी पड़नियों से काफी ऊंचा था। वो अपने लंबे बालों को ट्राई करके हमेशा की तरह जोड़े में मुकीद करती हाथों पर लोशन से मसाज करने लगी और साथ ही उसे थकावट की वजह से नींद भी आ रही थी। वो कुछ देर आराम करने की गर्ज से कंफर्टर में लेटी, मगर उसकी आंख लग गई। उसे नींद में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने आंखें जैसे ही खोली तो अपने ऊपर झुके साय को देख उसकी चीख निकलने वाली थी, मगर गाजान जल्दी से उसके लबों पर अपना भारी हाथ रख गया। फटी फटी निगाहों से उसकी संजीदा आंखों में दिख रही थी, जहां हमेशा की तरह उसके लिए नागवारी भरे तासुरात थे। उसकी ये हसरत ही रही कि उस शख्स की आंखों में उसके लिए मोहब्बत होगी। वो उसके सीने पर हाथ रख के उसे पीछे धकेलती जल्दी से उठकर खड़ी होगी और एकदम उसे देखकर चौंक गया। ये क्या पहन रखा है तुमने? उसे बात गाउन में देखकर हैरत से बोला। क्यों, आपको नहीं पता ये क्या है? उसको बात गाउन बोलते हैं। वो मुंह बनाकर बोली तो उसके माथे पर अनगिनत पल पड़ गए। ये मुझे भी नजर आ रहा है, मगर तुमने ये क्यों पहन रखा है? और ऐसे ही पहनकर कौन सोता है? वो सर झटक कर बोला, मैं सोती हूँ। इत्मीनान से बोली वार्डरोब की जानी बढ़ने लगी तो इसकी कलाई जगड़ कर अपने मुकाबिल खड़ा करता तो थूक निकलती से देखने लगी। क्या तुम्हें हर वो काम करना होगा जो मुझे नापसंद होता है? तुम्हारे अंदर मैनर्स का कोई एहसास नहीं है? इतनी तमीज नहीं है तो कि तुम किस चीज में इस वक्त मौजूद हो? अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और आ जाता तो? वो तल्लख लहजे में बोला था, यहाँ पर कोई शख्स नहीं आता सिवाय मामा के। मेरे पापा भी इजाजत लेकर आते हैं और आपको भी चाहिए था कि कमरे में आने से पहले नॉक करते। अपने बाजू को एक चटके से उसकी छुड़वाती तरक होकर बोली थी, मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारे कमरे में आने का और मैंने नॉक किया था, मगर तुम शायद गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। वो मुंह बनाकर बोला, जरा जोर से नॉक कर देना, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी नींद आती है और कभी कभार गहरी भी। और उसी के अंदाज में बोली तो उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब कर गया। वो उसकी हरकत पर सटपटाकर खुद को छुड़वाने लगी। क्यों हो तुम ऐसी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं, मगर तुम उसके बावजूद करती हो ताकि मेरा दिल जला सको। उसकी गर्दन से जगड़े उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते वो गुस्से से बोला तो मुस्कान की आंखों में हल्की सी नमी तैरने लगी तो उसकी गिरफ्त ढीली हो गई। उसे पीछे झटकता रुख फेरकर गहरे गहरे सांस लेता खुद को कंपोज करने लगा। फिर वो उसकी तरफ दोबारा पलटा तो वार्डरोब की जानिब वो बढ़ गई। जल्दी से कपड़े चेंज करो, फिर नीचे चलो, सब लोग वेट कर रहे हैं। वो इत्मीनान से बोलता जाकर सोफे पर बैठ गया। आप प्लीज मेरे कमरे से जाएं, मैं कपड़े चेंज करके खुद ही आ जाऊंगी। वो लग कुचलती हुई बोली तो गाजान ने आंखें सुकीर कर उसे देखा। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का, और ये जो मैं जब अब आया हूं ना, आज सिर्फ फूफो की जान की वजह से आया, वरना मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। उस पार्ट लहजे में बोला तो वो सर झटक कर कपड़े पकड़े ड्रेसिंग रूम की जानी पड़ गई और इत्मीनान से बैठा एक किताब पकड़कर उसका मुताला करने लगा। 15-20 मिनट के बाद वो जब निकली तो ढीले ढाले ट्राउजर और शर्ट में मलबूस थी। गजान के माथे पर अनगिनत पल पड़े। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये क्या पहन रखा है तुमने? तुम ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती? कि तुम लड़की हो ये तो पता चले कम से कम। वो इंतहाई चिढ़ कर बोला, मैं ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूंगी। आप मुझे टोका मत करें, आप मुझ पर कोई हक नहीं रखते। वो अपना इत्मीनान बहाल करते हुए तरक कर बोली तो गजान की आंखें सुर्ख होने लगी। फिलहाल मेरा तुम्हारे साथ बहस करने का कोई मूड नहीं है, जाओ जाकर कपड़े कोई और पहनो। वो नागवारी से बोला तो इसकी बात को इग्नोर करते हुए बाहर की जानी पड़ी। वो तिल मिलाता हुआ उसके पीछे लगा और से बीच रास्ते में ही बाजू से पकड़कर दीवार से पिन करते उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो मुझे। उसे दूर करने की कोशिश करते हुए निगाहें चुरा कर बोली, मेरी नफरत दिन ब दिन तुमसे बढ़ती जा रही है। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा, मगर आज तुमने वो भी खो दिया। तुम मेरी मोहब्बत और नफरत से कोई फर्क नहीं तुम्हें पड़ता, मगर आज से मैं मजीद तुमसे नफरत करूंगा। आई हेट यू। गहसान राना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहा तो एक पल के लिए मुस्कान मुतगैर हो गई, फिर तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। सेम टू यू मिस्टर गहसान राना। उसके सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से पीछे धकेलते हुए बोली और फिर तेजी से सीढ़ियां उतरती नीचे आई तो सामने ही राफिया बेगम बैठी हुई थी। हाय बुबू। वो चहकर बोली तो राफिया बेगम ने अपनी मेहरबान आगोश फैला दी
وہ جلدی سے جا کر ان کے سینے میں سما گئی۔ ان سے ملنے کے بعد وہ اپنے اعظم ماموں سے ملی اور پھر اپنے بابا زریاب خان کے ساتھ کچن میں کھانا دیکھنے چلی گئی۔ اس کے بابا کا ہوٹل بزنس تھا تو وہ بہترین شیف تھے اور جن دن کسی مہمان نے آنا ہوتا تھا اس دن کھانا بھی بناتے تھے، اور اس نے بھی بہت ساری کوکنگ کلاسز لے کر کئی بار ان کے ہوٹلز میں ان کے فنکشنز کے لیے ڈشز بنائی تھی۔ وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو کہ انتہائی ذہین اور ملٹی ٹیلنٹڈ تھی۔ سب لوگ اسے پرفیکٹ سمجھتے تھے اور اسی جیسا بننا چاہتے تھے، مگر افسوس جس شخص کے ساتھ وہ منسلک تھی اسے وہ زہر سے بھی زیادہ زہریلی لگتی تھی۔ اس کا 5 سال پہلے غازان رانا سے نکاح ہوا تھا۔ غازان نہ صرف اس کی پھپھو کا بیٹا بلکہ ماموں ذات بھی تھا، کیونکہ اس کی ماما کی وٹے سٹے پر شادی ہوئی تھی۔ 5 سال پہلے ان کا نکاح ہوا اور غازان کو شروع سے ہی سخت ناپسند تھی، جس کی وجہ سے اسے معلوم نہیں تھا، مگر دل ہی دل میں وہ غازان کو چاہتی تھی، اور یہاں تک کہ اس کی خاطر اس نے اپنی میڈیکل کی ہاؤس جاب کو چھوڑ کر CID جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور جس دن اس کا نکاح ہوا اس دن اس کا CID ٹریننگ لیٹر آیا تھا اور وہ غازان کو خوشی خوشی یہ بتانے لگی تو بے یقینی سے اس لیٹر کو دیکھتا رہا اور پھر زور سے اس کے ہاتھ پر پٹکا، تم جیسی نان سیریس لڑکی سے مجھے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، تم میرے لیے سب سے غلط فیصلہ ہو اور میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ غازان کی بات پر وہ ساکت رہ گئی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا غازان؟ اور اگر آپ مجھ سے نفرت تھی تو اپنی شادی کے لیے ہاں کیوں بولی؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ جو لڑکی اپنی زندگی میں اپنے کریئر کو لے کر سیریس نہیں ہو سکتی وہ اپنی باقی کی زندگی میں کیسے سیریس ہوگی؟ مختلف قسم کے تم نے کوکنگ کورسز کیے ہیں اور تب سب کو یہی لگتا تھا کہ تم ایک شیف بننا چاہتی ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا تم نے، اور اب جب کمپلیٹ ہو چکا ہے تمہیں ہاؤس جاب کرنی چاہیے، مگر تم کیا کر رہی ہو؟ CID جوائن کرنا ہے؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ماموں تمہارا ساتھ اس پر کیوں دیتے ہیں۔ مانا کہ تم بہت ذہین ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرا مقابلہ شروع کرو۔ تمہیں اگر میرا اور اپنا رشتہ قائم رکھنا ہے تو یہ سب چھوڑنا ہوگا، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اوہ، تو مسئلہ یہ ہے مسٹر غازان رانا، بچپن سے یہی تو ہوتا ہے، ہم لوگ ایک کلاس میں تھے، تمہیں فرسٹ آتی تھی اور آپ سیکنڈ، اور اس چیز کا آپ کو بہت غصہ آتا تھا۔ FSC تک ہم لوگوں نے پڑھا ساتھ، اور پھر آپ کا میڈیکل جوائن کرنے کا ارادہ تھا، مگر ایک دم آپ نے کیا کیا؟ جب میں نے میڈیکل جوائن کر لیا تو آپ نے BSc آنرس کرنے کا فیصلہ کیا، ہم دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ پھر آپ نے اس کے بعد پولیس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ آپ کے بابا اور ماما جانے مانے ڈاکٹرز تھے۔ آپ کے دونوں بھائی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے، مگر میری ضد میں آپ نے یہ سب کیا، یہی سچ ہے۔ اور دیکھیے، یہ بات مجھے آج پتا چلی کیونکہ آپ کو مجھ سے ہارنا اچھا نہیں لگتا تھا، آپ کو یہی تھا کہ میڈیکل میں آپ سے آگے نہ رہوں میں۔ مجھ سے 2-3 نمبر کم ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنے خوابوں کو توڑ دیا۔ میں نے کبھی زندگی میں خواب دیکھے ہی نہیں، میں نے تو وہی سب کیا جو مجھے اچھا لگا، اور مجھے CID بننا ہے تو اب میں بنوں گی، اور آپ تو کیا، آپ کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ وہ بھی کم انا پرست نہیں تھی، بولنے پر آئی تو آج بولتی ہی چلی گئی۔ تو ٹھیک ہے، ہمارا یہ رشتہ اب صرف نام کا ہی رشتہ بن کر رہے گا، میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گا۔ میری شادی صرف اس لڑکی سے ہوگی جس میں مجھے لڑکی دکھے۔ مجھے تم سے اسی لیے چڑ ہے کہ تم مجھ سے زائد نمبر لیتی ہو، مجھے تم سے اس لیے چڑ ہے کہ تم میں لڑکوں والی عادات زیادہ ہیں۔ تم لڑکی ہو تو لڑکی بن کر ہو۔ مجھے تم میں کبھی بیوی نظر نہیں آئی، کیونکہ جیسی میری امیجنیشن ہے نا، مجھے لگا تھا کہ شاید تم مجھے اس میں ڈھل جاؤ گی، لیکن نہیں، اب سب بیکار ہے، مجھے اب تم سے کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے۔ فائنل گڈ بائے، غازان نے کہا اور پھر لمبے لمبے ڈنڈتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی روتی رہی، اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ دل نے کئی بار کہا کہ صرف ایک بار غازان رانا سے کہہ دو کہ وہ جیسا چاہتا وہ ویسی بن جائے گی، مگر انا ایسی آڑے آئی کہ وہ برسوں گزرتے چلے گئے اور وہ CID جوائن کر لی اور آج سینئر انسپیکٹر تھی۔ بچے، یہ ٹرائفل دے دیجئے۔ ذرا آپ نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا تو چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا کہا آپ نے ڈیڈ؟ اس نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ کہاں دھیان ہے بچے، میں کب سے کہہ رہا ہوں یہ ٹرائفل دیکھ لو، اس میں میٹھا وغیرہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تمہیں پتا ہے نا کہ مجھے شوگر ہے اور میں چیک نہیں کر سکتا۔ زریاب خان نے کہا تو وہ چکھنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ اور زینیا کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے گرین ٹی پی رہے تھے کہ اچانک سے اعظم رانا نے اس کی رخصتی کی بات چھیڑ دی۔ وہ اس وقت فقط چہرے سے غازان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر انتہائی ناگواری بڑے تاثرات ہیں۔ ماموں، میں ابھی تیار نہیں ہوں، وہ لب کو چلتے ہوئے بولی۔ ارے بچے، اتنے سال ہو گئے اور اب فریہ کی شادی ہے، وہ تم سے چھوٹی ہے، تو میرے خیال سے جس دن اس کی بارات ہوگی اس دن تم دونوں کا ولیمہ ہو جانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ زریاب آپ کا؟ اعظم رانا نے پوچھا۔ جی بالکل بھائی جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولے تو وہ لب کو چلتے انہیں نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے لیے پریشان ہو کہ تمہارے بعد ہم اکیلے ہو جائیں گے، تو ایسی فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ رانا ہاؤس کے سامنے والے گھر خرید رہے ہیں
ज़रियाब खान ने कहा तो सब जिसे खुशी से खिल उठे थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया ज़रियाब आपने, और मुझे क्यों नहीं बताया? राफिया ने जल्दी से कहा तो वो धीमा से मुस्कुरा उठे। ओके ठीक है, मगर अगले साल अभी प्रिया की शादी को एंजॉय करना चाहती हूँ। इससे पहले भी आपको पता है ना, मैं कोई शादी सही से एंजॉय नहीं की है। वो जल्दी से बहाना करने लेते हुए बोली तो लोग कुछ पल सोच में डूबे। चलो ठीक है, अगले साल तुम बिल्कुल बहाना नहीं करोगी। राफिया ने कहा तो इस बात पे सर हिलाती दिल ही दिल में शुक्र करने लगी कि फिलहाल तो इस मामले से जान छूटी। 3 दिन के बाद फ्रिया की शादी के दिन रख दिए गए थे और फ्रिया इकलौती दोस्त थी तो इसकी शॉपिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। और इसके अलावा वो एक सीक्रेट मिशन पर हॉस्पिटल में काम भी कर रही थी। उस हॉस्पिटल में जिस्मानी अज़ा की तस्खीरी होती थी और वो इन सब के बीच रहकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर चुकी थी। प्रिया शादी के 2 दिन पहले वो ये केस मुकम्मल कर चुकी थी और डीएसपी साहब ने इसी खुशी में उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी थी। वो सारी तैयारी मुकम्मल करने के बाद राना हाउस रहने आ चुकी थी और सुबह फजर के बाद प्रिया के साथ बैठे गपशप कर रही थी कि जब भी ट्राउजर शर्ट से में पसीने से शराबूर गजान अंदर दाखिल हुआ और इसे देख एकदम से वो ठटक गया और फिर सर झुटक कर सोफे पर बैठकर राफिया को आवाज़ें देने लगा। कुछ ही देर में राफिया उसके लिए एनर्जी ड्रिंक लेकर हाजिर हुई। मॉम, मुलाजमत से कहिए कि मेरा ड्रेस कमरे में रख जाए, मुझे रबिया पुप्पो को एयरपोर्ट लेने जाना है। वो ड्रिंक पीते हुए उठ खड़े हुए बोला और फिर अपने कमरे की जाने पड़ गया। कुछ देर के बाद राफिया ने उसे आवाज दी तो वो उठकर उनके पास आई। मेरी बच्ची, एक काम करो, जाओ गजान के कपड़े दे आओ, उसके कमरे में है। राफिया पुप्पो ने कहा तो सिटपटा कर उन्हें देखने लगी। मैं कैसे जा सकती हूँ? उसने पूछा। क्यों बेटा, तुम क्यों नहीं जा सकती? तुम उसकी बीवी हो और तुम्हें पूरा हक है उसके कमरे में जाने का। राफिया ने कहा तो दिल ही दिल में झंझलाकर कपड़े पकड़कर उसके कमरे की जाने पड़ गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो पूरा कमरा उलट पुलट हुआ था और उसकी तबीयत पर जस्सी की बात नागवार सी गुजरी। अल्लाह माफ करे, वैसे तो ये बंदा मुझे बड़ा लेक्चर देता है, खुद का हाल देखो, इतने भी मैनर्स नहीं है कि इस तरह चीजें नहीं बिखेर कर रखते। वो टेबल पर पड़े उसके कागजात को इकट्ठा करते हुए बड़बड़ाई और कुछ ही देर में उसने हर चीज को सलीके से रख दिया और उसकी ड्रेसिंग टेबल की चीजें दुरुस्त करने के बाद पलट ही रही थी कि उसी वक्त गजान टावल बांधे हुए अपने ध्यान में बाहर आया और उसे टकराकर उसे लेता जमीन पर पीठ के बल गिरा। उफ, कमर में शदीद दर्द उठी थी। मुस्कान यकटक उसे देखे जा रही थी। मेरे ऊपर से उठने का क्या लेंगी आप मोहतरमा? और चबा चबा कर बोला तो हड़बड़ाकर जल्दी से उठने लगी, मगर दोबारा से उसके ऊपर जोर से गिरी। गजान ने दांतों पर दांत जमाकर अपने दर्द को जब्त किया और फिर उसकी कमर में हाथ डालकर पहलू में गिराते हुए उठकर बैठा। मुस्कान भी उंगलियां चटकाती हुई उठकर खड़ी हो गई। वो बमुश्किल उठकर बेड तक आया और चट लेट गया। अब ठीक है गाजी? मुस्कान ने पास जाकर पूछा तो उसे खा जाने वाली निगाहों से देखने लगा। तुम्हें मैं ठीक लग रहा हूँ? तुम्हें अच्छी तरह से ये पता है कि मेरी कमर में मसला हो जाता है और तुमने मुझे गिरा दिया और अब मेरी कमर में शदीद किस्म का दर्द है जो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। वो इंतहाई गुस्से से बोला, सॉरी, मुझे क्या पता था कि आप अचानक से वॉशरूम से निकल आएंगे। मैं तो कपड़े देने आई थी और कमरे में सारा बिखेरा देखा तो जल्दी से समेटने लगे। वो लग चबाते हुए बोली, ये कमरा मेरा है और इसे कैसे रखना है कैसे नहीं तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इस तरह मेरे कमरे में बगैर इजाजत के मेरी चीजों को हाथ लगाए। वो तब कर बोला था। अरे क्या हुआ गाजी? राफिया ने अंदर दाखिल होते चौंक कर पूछा तो मुस्कान ने मुख्तसर सारी सूरत हाल बताई तो बेख्तियार मुस्कुरा दी और उनकी मुस्कुराहट देखकर वो मजीद चिढ़ चुका था। एक तो मैं इतनी तकलीफ में हूँ और अब हंस रही हूँ मुझ पर? अरे नहीं नहीं, मैं तुम पर क्यों हंसूंगी, मैं तो इस हसीन इत्तेफाक पर हंस रही हूँ। खैर छोड़ो ये बातें, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए हल्दी का लेप बनाकर भेज देती हूँ और तुम इसे लगा देना मुस्कान बच्चे। वो मुड़ते हुए बोली तो मुस्कान सिटपटाकर उसे देखने लगी जिसके माथे पर फिर से अनगिनत बल पड़ चुके थे। मामा प्लीज, मुझे इससे नहीं लगवाना। वो इंतहाई झिला कर बोला, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ तो तुम्हारा लेप नहीं कर सकती, तो मुस्कान कर देगी ना? और मजीद मुझे बहस नहीं चाहिए। वो हतमई अंदाज में बोलती बाहर निकल गई। मुस्कान भी मरे मरे कदमों के साथ उनके पीछे चली गई। कुछ देर के बाद वो कमरे में आई तो उसके हाथ में हल्दी का लेप था। आप ऊंधे मुंह लेट रहे हैं, मैं आपको स्काई के बाद लेप लगा देती हूँ। वो थूक निकलती हुई बामुश्किल बोली तो सर झटक कर शर्ट उतारता ऊंधे मुंह लेट गया। वो पास आकर कांपते हाथों से उसकी मसाज करने लगी, उसकी नरम मुलायम उंगलियों से जिसे अंदर तक सुकून सा उतरा था। वो आंखें मूंदे उस सुकून को महसूस कर रहा था। कब वो नींद में गया उसे पता ही न चला। रात को काफी देर बाद उसकी आंख खुली तो उठकर बैठा। वो काफी ज्यादा फर्क महसूस कर रहा था। उसके बचपन में कमर में चोट लगने की वजह से अक्सर औकात उसके साथ होता रहता था और मसाज के बाद उससे फर्क पड़ जाता था। वो कपड़े चेंज करता हुआ लाउंज गया तो अंदर से कहकों की आवाजें आ रही थी जिसका मतलब ये था कि रबिया पुप्पो अपनी बेटी रिदा के साथ पहुंच चुकी है। उसने जाकर सलाम किया तो रबिया ने बाहें फैलाई
तो जल्दी से उनके गले लग गया। रिदा सर सलाम करता वो उसके पास बैठा बातें करने लगा। मुस्कान किचन में सब समेटने के बाद चाय बनाने लगी और चाय बनाकर वो बाहर आई तो आगे का मंजर देखकर वो थम गई। वो चंगेज खान जो उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था, रिदा के साथ ना जाने कौन से राजो नियाज कर रहा था और सोने पर सागा हंस रहा था। उस साइड झटक सबको चाय देने लगी। वैसे कुछ भी कह लो सानिया, तुम्हारी बेटी सुगड़ बहुत है, खाना इतना अच्छा बनाया कि मजा आ गया और चाय भी बहुत मजे की। रबिया ने उसकी तारीफ करते हुए कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ देर के बाद वो गजान को खाना देने के लिए किचन से उठकर गई तो गजान भी उसके पीछे ही चला आया। फुप्पो की बात पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है कि सुगरापा खाने पीने में ही नहीं, पहनने ओढ़ने में भी होना चाहिए, जो तुम में हरगिज भी नहीं है। तुम्हें अगर कोई फैशन सेंस चाहिए हो ना तो रिदा से पूछना, और इसे देखकर बंदे का मूड फ्रेश हो जाता है। मैं तो कहता हूँ तुम अपनी शादी की शॉपिंग रिदा के साथ जाकर करना। गजान टेबल पर बैठे इंतहाई कड़वे में लहजे में बोला। तो मुस्कान को न जाने क्यों बहुत बुरा लगा। मुझे रिदा बनाना चाहते हैं आप? वो इसकी तरफ मुड़ते हुए संजीदगी से बोली, हाँ तो हर्ष क्या है इस बात में? मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब ट्राई करना चाहिए, हो सकता है कि तुम मुझे पसंद आने लगो। वो प्लेट में खाना निकालते हुए बोला, अपनी तजवीज अपने पास रखिए, मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ और मुझे किसी जैसा बनने का बिल्कुल शौक नहीं है। बाकी रही बात शॉपिंग की तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, अब इतनी भी गई गुजरी नहीं हूं मैं कि अपने लिए कुछ अच्छा न चूज कर सकूं। पहले दोनों बड़े भैया वगैरह की शादी की शॉपिंग मुझे शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिला था, मगर इस बार मैंने अपने लिए शॉपिंग की है और बिल्कुल वैसी ही की है जैसी एक लड़की को करनी चाहिए। अब मुझे कुछ भी सीखने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, और हाँ मुझे रिदा जैसा तो बिल्कुल भी बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो इतनी ही पसंद है तो उसी से शादी कर लीजिए ना। वो तरह कर बोली तो उसकी बात पर गजान को इंतहाई बुरी लगी थी। बिल्कुल ऐसा ही करता अगर तुम मेरी जिंदगी में न होती। उस पार्ट लहजे में बोला तो मुस्कान साकित रह गई। अभी भी कुछ नहीं बीत रहा, आप चाहे तो रिदा से शादी कर सकते हैं। वो भी खुद को संभालते हुए बेनियाज लहजे में बोली तो आंखें सुकेर कर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसके करीब आकर शेल्फ पर दाएं बाएं हाथ रखता उस पर झुका। वो धूप निकलती निगाहें झुका गई। चेहरा उसकी गर्म सांसों और सुलगती निगाहों से झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये तुमसे पूछने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं, और अपने मशवरे अपने पास रखा करो, जब कोई मांगे ना तब दिया करो। वो चबा चबा कर बोलता पीछे हटा तो मुस्कान ने अपनी रुकी हुई साहस बहाल करते रुख फेर लिया। उस शख्स की कुर्बत से उसकी जान रगों में आ जाती थी। शुक्र है कि मजीद कोई गुस्ताखी नहीं करता था, वरना न जाने खुद पर कैसे काबू पाती। जो खुद पर आना का खोल चढ़ाया था शायद उसकी बेबाकियों से वो भी चटक जाता। खाना खाने देने के बाद वो किचन से बाहर निकल गई। मजीद 2 दिन गुजर चुके थे और आज फ्रिया की उपटर और मेहंदी थी। सब काम निपटाने के बाद वो फ्रेश होने के लिए कमरे में चली गई। कुछ देर ही गुजरी थी कि राफिया अंदर दाखिल हुई। अरे मेरी चंदा, तुम ऐसा करो जल्दी से नहा लो और उसके बाद पार्लर चले जाओ। राफिया ने अपने मखसूस मोहब्बत बड़े लहजे में कहा। नहीं हुबू, मैं पार्लर नहीं जाना चाहती, खुद ही तैयार हो जाऊंगी। और अपने कपड़े उठाती हुई बोली तो राफिया ने अस्पात में सर हिलाया। चलो तुम ऐसा करो नहा लो जल्दी से, मैं तुम्हारा कमरा समेट देती हूँ। मुझे पता है मेरी बच्ची को बिल्कुल भी बखेरा पसंद नहीं, राफिया ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। तो मुस्कुराती हुई वॉशरूम की जानी पड़ी, मगर 5 मिनट के बाद ही वो बाहर निकल आई। वो शॉवर ही चल रहा। उसने बाहर आते हुए कहा, ओहो मुझे लगता है ये फिर से खराब हो गया, तुम ऐसा करो गजान के कमरे में जाकर नहा लो, वही कमरा इस वक्त फारिग है और गजान भी अभी तक आया ही नहीं है, वो होटल गया हुआ है और पता नहीं आता भी है कि नहीं। राफिया ने कहा तो वो चुपचाप कपड़े उठाकर गजान के कमरे की जानिब आ गई। वो नहाकर अपने बालों को समेटती हुई बाहर निकली तो एकदम सोफे पर बैठे गजान को देख उसका रंग मुतगैर हो गया। वो भी बेयकीनी से देख रहा था। हाउ डेयर यू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही है? वो तिल मिलाकर बोला था। वो मुझे पुप्पो ने बोला था, मुझे जो कमरा दिया था वहां उसका वॉशरूम का शॉवर नहीं चल रहा था, तो इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। वो जल्दी से बोलती ही निकलने लगी तो बाजू से खींचकर उठने सामने कर गया। तुम्हें मेरी आदत का पता है ना कि चंद गिने चिने लोगों के अलावा मैं किसी को अपने कमरे में आने की इजाजत नहीं देता, यहाँ तक कि अपनी मौजूदगी में भी नहीं। जो लोग खास होते हैं ना वो मेरे दिल के करीब होते हैं, वही मेरे कमरे में सिर्फ आ सकते हैं, उस सख्त लहजे में बोला और उसे बाजू से खींचकर अपने रूम से बाहर खड़ा करता उसके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद कर गया। वो लग कुचलती कमरे में आ गई और फिर कुछ देर के बाद वो तैयार होकर रूम से निकलती गजान के कमरे से गुजरते वहां का मंजर देखकर ठिठक गई। सोफे पर गजान बैठा था और इधर टेबल पर बैठी उसकी गोद में पांव रखे पायल पहन रही थी और इदा का ब्लाउज पूरा बैकलेस था। गजान उसी किसी बात पर मुस्कुराते बड़ी मोहब्बत से उसके पाँव में वो पायल पहना रहा था। दिल से जैसे ठेसी सी उठने लगी और उसके कुछ देर पहले के अल्फाज उसे याद आए तो उसकी आंखें बेख्तियार नम होने लगी, मगर वो जल्दी से अपने आंसू साफ करते सीढ़ियों से तेजी से उतर गई। मगर 2 निगाहों ने उसे शीशे में बुरे गौर से देखा था।
वो मजबूरन रिदा के कहने पर उसके पाँव में पायल पहना रहा था और उसी रिदा का यूं कमरे में ना इंतहाई नागवार गुजरा था। लेकिन इससे पहले कि उसे टोकता, उसके पास बैठ के उससे पायल पहनने का कहने लगी तो मेहमान होने का लिहाज करके वो पायल पहना ही रहा था कि जब उसे सर उठाकर सामने ड्रेसिंग की शीशे में मुस्कान को देखा तो जैसे एक पल के लिए निगाहें पलटना भूल गई। वो येलो और ग्रीन कलर की शरारे में बहुत हसीन लग रही थी, मगर वो खुद को संभालते जानबूझकर उसे जलाने के लिए रिदा की बात पर ख्वामख्वाह हंस रहा था और अपनी आंखों की नमी को वो हाथों की पुश से साफ करते तेजी से सीढ़ियां उतरती वहां से चली गई। रिदा पायल पहनने के बाद वहां से चली गई, मगर उसका दिल न जाने क्यों बेचैन सा हो रहा था। उसकी एक मशरकी झलक देखकर दिल में कभी कभी सी मोहब्बत फिर से जागने लगी थी। उसे कभी बता ही नहीं पाया था, मगर हाँ, गजान राना ने अगर किसी से मोहब्बत की थी तो मुस्कान खान थी। मगर ये मोहब्बत तब चिड़चिड़ाहट में मुब्तला हुई जब पहली बार उसने एफएससी में उस कॉलेज में एडमिशन लिया जिसमें गजान ने लिया। आज तक वो गजान से कुछ नंबर ज्यादा लेकर फर्स्ट पोजीशन लेती आई थी और वो 2-3 नंबर से गजान सेकंड पर आ रहा था। फिर बातों बातों में सबने उसकी तारीफ शुरू की तो उसकी मोहब्बत जैसे दबती चलेगी और एक अजीब गुस्सा उसके अंदर पनपता जा रहा था। इसलिए उसने डॉक्टर बनने के बजाय बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लिया। जब घर में यही बताया कि वो मेडिकल इंटर टेस्ट दे चुका है ताकि ये बात मुस्कान तक पहुंचे और वो भी मेडिकल में एडमिशन ले, और ऐसा ही हुआ। मुस्कान ने उसकी तौका के एन मुताबिक मेडिकल में एडमिशन ले लिया। मगर तभी उसने जब बताया कि वो बीएससी ऑनर कर रहा है तो सबने उसे बहुत डांटा। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मुतमईन हो गया क्योंकि उसका और मुस्कान का कंपटीशन चल रहा था, वो खत्म हो चुका था और उसने पुलिस ज्वाइन करने का फैसला किया। अब उस अपने बड़े भाई की शादी पर पहली बार उसे मशरकी हुस्न में देखा कि जिससे फिदा हो गया और अगले दिन अपनी मॉम राफे से कहा कि उसकी शादी करने का फैसला किया और डायरेक्ट निकाह किया। और निकाह के बाद उसे अपनी शिद्दत से मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, लेकिन उसने शॉक कर दिया जब उसने निकाह के फौरन बाद उसे बताया कि वो सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग पर जा रही है। वो इसकी बात पर जैसे शॉक रह गया। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम इतनी नॉन सीरियस कैसे हो सकती हो? तुम्हें हाउस जॉब करनी चाहिए, मगर तुमने पुलिस बनने का फैसला किया और एक बार तुमने मुझे इन्फॉर्म करने की कोशिश भी नहीं की। वो और भी बहुत कुछ ऐसे सुना रहा था और फिर अगले दिन जब उसके पास आई तो इससे पहले कि वो कुछ और कहती वो खुद ही उसे सुनाने लगा, तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाती हो, तुम्हें ये हजम नहीं होता कि मैं अच्छी पोस्ट पर आगे बढ़ चुका हूँ, मेरा एक नाम है। तुमने जानबूझकर पुलिस में आने का फैसला किया ताकि तुम मुझे सबकी नजरों में ये बनकर दिखा सको कि तुम मुझसे अच्छी हो, बेहतर हो, मगर मैं तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगा। तुम्हें मेरे मुकाबले आना है, मगर इस बार तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि हो तो तुम एक औरत ही और औरत कभी मर्द का मुकाबला नहीं करती। उसके कंधों से जगड़े हुए चिल्लाकर बोला तो उसकी बदगुमानी पर शॉक्ड सी उसे देखती रह गई। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपको नीचा दिखाने के लिए सब कर रही हूँ? वो एक सदमे की कैफियत में थी। हाँ, मुझे यही लगता है और मुझे इस बात का यकीन है कि तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। अगर तुम्हें मेरा ख्याल है तो तुम्हें ये सब छोड़ना होगा, साबित करना होगा कि तुम ऐसा कुछ नहीं चाहती। वो अपनी शराइत रखवाने लगा, मगर सामने भी मुस्कान मौजूद थी जो एक पठानी थी। अनाप्रस्त तो वो पहले ही बहुत थी। अगर वो राजपूत था तो मुस्कान भी अपने पठानों का खून तोड़ा था। दोनों अपनी जिद पे अना को बरकरार रखे हुए थे। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, आपको जो सोचना है सोचिए, अब तो मैं पुलिस ज्वाइन करके ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि रोकते कैसे आप मुझे। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी तो गजान ने बेयकीनी से उसे देखा। ठीक है, तुम्हारी अगर यही जिद है तो मैं इस रिश्ते को मजीद कायम नहीं रखूंगा, उस सर जैसे में बोला और फिर उनकी राहें अलग होती चली गई। दोनों ने अपनी अना में एक दूसरे से राब्ता करके इस दूरी की दीवार को गिराने की कोशिश नहीं की और आज इन दोनों के बीच इस कदर ऊंची दीवार बन चुकी थी कि वो चाहते हुए भी इसको डाल नहीं पा रहे थे। फोन की बेल बजने पर वो होश की दुनिया में आया और फिर तैयार होने के लिए वॉशरूम की जाने पड़ गया। वो बाहर लॉन में आई तो पूरा लॉन बरकी कुमकुमों से सजा हुआ था। वो अफसुर्दा सी होकर एक जगह पर बैठ गई। उसका ज़हन अभी भी गजान और रिदा में अटका हुआ था। कुछ देर में मेहमान आना शुरू हो चुके थे और हल्दी की रस्म स्टार्ट हो चुकी थी। रिदा शरारत से गजान के चेहरे पर हल्दी लगा दी, अब खिलखिला कर हंस रही थी और गजान भी धीमा सा मुस्कुरा दिया था। फिर मेहंदी की रस्म के बाद साथ ही गजान और रिदा ने डांस किया। वो खाली खाली निगाहों से उन्हें देखने लगी। ज़रियाब खान ने उसकी आंखों में अजीब सा तासुर महसूस किया तो जैसे चौंक कर उठे और कुछ देर के बाद गजान अंदर की जाने पड़ा तो तेजी से उसके पीछे लगी। गाजी, ये सब क्या है? क्यों कर रहे हैं आप? मुझसे तो बात करना भी आपको पसंद नहीं, मगर रिदा के साथ ऐसा बिहेव क्यों? बीवी हूं मैं आपकी, मगर लग वो रही है। वो अपने लब कुचलते बोली, तो तुम्हें जलन हो रही है? वैसे हो सकता है कि हम दोनों अलग हो जाएं और रिदा का मेरा रास्ता साफ हो जाए। वो जानबूझकर उसे जलाने की उल्टी बातें कर रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर पहली बार वो जलन देख सकता था जिसे देखने के लिए उसे हमेशा तमन्ना रही थी
कि वो उसे लेकर पॉजेसिव होगी। आज उसे सच में लग रहा था कि वो एक बीवी बनकर सोच रही है। आपने कभी सोचा कि आपके इस फैसले से हमारे खानदान पर क्या असर पड़ेगा? ये रिश्ते जो मोतियों की तरह एक धागे में पिरोए हुए ना, सबके सब टूट कर बिखर जाएंगे। उसका गिरबान पकड़कर चिल्लाकर बोली। तो एकदम चौंक गया। ओह, तो तुम्हें अपने खानदान की फिक्र है। तुम्हें अगर मेरी फिक्र होती ना, तो तुम कोई ऐसी बात करती कि मेरे दिल को अच्छी लगती, मगर नहीं, तुम्हें सारी दुनिया की फिक्र हो सकती है सिवाय मेरे। वो अब की बार इंतहाई गुस्से से बोला था और फिर उसे बिला वजह पिछली बातों से सुनाने लगा। बरसों का गुस्सा फिर से निकल रहा था और मुस्कान महज आंसू बहा रही थी। उसे रोता छोड़ता अपने कमरे की जाने पड़ गया, मगर नहीं जानता था कि उनकी बातें बाहर लगी स्क्रीन पर सब लोग सुन रहे हैं। मीडिया के एक शख्स ने अपने कैमरे के जरिए उन्हें लाइव कर दिया था। जिस रिश्ते का सच पिछले कई वर्षों से वो लोग छुपा कर रखे हुए थे, आज वो जाहिर हो चुका था। ज़रियाब खान मुठियां बींचे खड़े थे और आजिम राना और राफिया का भी रंग फीका पड़ गया। फिर उन लोगों ने सब मेहमानों से माजरत की और सब लोग लाउंज में आ गए। मुस्कान कुछ देर के बाद हंसती मुस्कुराती सबके बीच थी और ज़रियाब खान नम आंखों से अपनी लाडली बेटी को देख रहे थे, जो ना चाहते कितने वर्षों से अपनी मुस्कुराहट के पीछे आंसू का तूफान छुपाए हुए बैठी थी। हमारे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी बेटे, जो तुमने हमने पराया कर दिया? ज़रियाब खान ने झलकती आंखों से कहा तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और वो परेशान सी नासमझी से उनके चेहरे की जाने देखने लगी। बाबा, क्या हुआ, आप रो रहे हैं? वो तरफ उठी थी और फिर उनकी निगाह ज़ैनिया पर पड़ी तो सा की तरह की, क्योंकि ज़ैनिया का रो रो कर बुरा हाल था और राफिया की हालत भी उससे कम ना थी। उस लाचार को बुलाकर लाई गई। आजिम राना ने अपने बड़े बेटे नवीद से गुस्से से कहा तो वो उठकर गजान के कमरे में गया। तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। वो भी नहाकर निकला था कि नवीद ने अंदर दाखिल होते से कहा, क्यों, खैरियत है? उसे चौंक कर पूछा। कोई बहुत अहम फैसला करना है। ज़रियाब फूफा जी भी नीचे ही है। नवीद ने कहा और वापस पलट गया। ओह, कहीं मेरी और मेरी वाइफ की दोस्ती की मामला तो नहीं है ना? चलो अच्छा है, जो बात मैं कहने वाला था वो खुद ही हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद तुम मेरे पास आओगी इस कमरे में और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बस अब नफरत बहुत हुई। मैं अपनी जिद और अना में ये रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। वो दिल ही दिल में उसका तसव्वुर लाते हुए बोला था और फिर वो फ्रेश सा नीचे आया तो सबके सिते हुए चेहरे देख वो चौंक गया। सब ठीक है ना? उसने परेशान होकर पूछा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेटी को तुम जल्द तलाक दे दोगे, क्योंकि तुम जैसे इंसान के साथ मैं बेटी नहीं रुखसत करूंगा। ज़रियाब खान की बात उसने बेयकीनी सुने देखा। मुस्कान मेरी बीवी है और मैं उसे तलाक हरगिज नहीं दूंगा। और ये आप होते कौन है ये फैसला करने वाले? वो अपने मखसूस उखड़े हुए अंदाज में बोला था तो आजिम राना ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। तुम जैसे बेगैरत को यह थप्पड़ बहुत पहले ही पड़ जाना चाहिए था। मैं जानता था कि तुम जिद्दी हो, मगर तुम इस हद तक हो गए कि ये मैं नहीं सोचा था। अगर आज मीडिया के जरिए हमें ये पता न चलता कि तुम मुस्कान के मुतालिक कैसी सोच रखते हो, तो हम में से किसी को ये पता ही न चलता। और बच्ची बरसों से अपने दिल में गम छुपाए हुए थी, सब रिश्तों को निभा रही थी, मगर तुम बेगोरों की तरह पढ़ाई का बहाना करके शहर छोड़कर चले गए। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे हो। और ज़रियाब, वो जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। उसने अगर ये फैसला किया है तो उसे पूरा हक है कि अपनी बेटी के लिए फैसला करे। और ज़रियाब, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। आजिम राना ने कहा तो ज़रियाब स्पार चेहरे के साथ उठ खड़ा हुआ और वो गुमसुम खड़ी मुस्कान का हाथ थामा और वहां से निकलता चला गया। और उसका तो वो किस कदर बेचैन था ये वही जानता था। उसने घर को सफाई देने की सबको कोशिश की, मगर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और अब वो दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि वो खुद पर कंट्रोल कर लेता तो इस तरह कुछ ना होता। वो क्या करना चाहता था, मगर क्या हो गया था। वो कब से मुस्कान को कॉल मिला रहा था, मगर वो फोन ही नहीं उठा रही थी। अगले दिन फरिया की बारात थी और ज़रियाब खान के होटल में ही रखी थी। वो इंतजामात देखने के लिए वहां गया तो उसे मालूम हुआ कि मुस्कान वहीं पर है, मगर ज़रियाब खान ने उसे वहां जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। कुछ देर के बाद जब ज़रियाब खान उठकर स्पेशल रूम में आराम करने के लिए गए तो वो जल्दी से किचन की जानी पड़ गया। वो दुश्मन जान वहां मौजूद शेफ को हदायत दे रही थी। गुड मॉर्निंग साहब, एक मुलाजिम ने उसे कहा तो मुस्कान ने उस तरफ मुड़कर देखा तो उसका रंग मुतगीर हो गया। आप लोग जाकर बाकी काम की तैयारी कीजिए, मुझे मैम से कुछ बात करनी है। उसने जीत की तो बोले तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर वो एक एक करके बाहर निकले। अरे ये क्या बदतमीजी है, ऐसी दीदा दलेरी से किस तरह अंदर आ सकते हैं? उसका आदमी हड़बड़ा कर कहा और बाहर की जाने कदम बढ़ाने लगी तो उसके बाजू से खींचकर अपने सामने कर गया। कि आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरे हाथ। डर में अगर दिख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। आज फरिया की शादी है, मैं आज के दिन कुछ भी गलत होने नहीं देना चाहती। वो घबराए हुए अंदाज में बोलती दरवाजे की जानिब देख रही थी। तुम सिर्फ मेरी बात सुन लो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उसके कंधों से झगड़े हुए बोला।
मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन मुझे करनी है। उसी के बाद के जवाब में तुरंत बोला था। मैंने बोल दिया ना कि मुझे बात नहीं करनी तो नहीं करनी। आप समझते क्यों नहीं है? आखिर आपके साथ मसला क्या है? हर बात में आप अपनी जिद मनवाते हैं। ये तो आप चाहते हैं ना कि हम दोनों के बीच सब खत्म हो जाए और सब हमारे रिश्ते की हकीकत पता चल जाए सबको। मगर मैं आपको बताने देती हूँ कि आज जब पता चल चुका है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो बोलती चली जा रही थी और गजान ने एकदम उसे खींचकर दीवार के साथ लगाया और उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले लिया। उसके कंधे और सीने पर मुक्के बरसाती रह गई और उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर गजान का उसे आजादी देने का कोई भी इरादा नहीं था। फिर कुछ देर के बाद वो हार मानते हुए मुजाहमत तर्क करती उसका साथ देने लगी। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि बाहर से ज़रियाब के बोलने की आवाज का हड़बड़ाकर पीछे हुए। ओ माय गॉड, अगर डैड ने आपको यहाँ देख लिया ना तो बहुत हंगामा हो जाएगा, मैं क्या करूं? वो घबराहट से बोली और फिर जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे कोल्ड स्टोरेज रूम में धकेल गई। आई लव यू मेरी जान। उसकी इजहार पर वो शॉक्ड थी, मगर जल्दी से खुद को संभाल गई। उसी साइड का दरवाजा खुला होगा, वहां से बाहर निकल जाएगा, वो कहती हुई जल्दी से दरवाजा बंद करती चूल्हे के पास आई। बच्चे, एक काम छोड़ो और जाकर तैयारी पकड़ो। जितनी मुझे तुम अजीज सुना, इतनी ही अजीज मुझे राफिया आपा भी है, और उन्होंने मुझे फोन करके रिक्वेस्ट की है कि तुम्हें शादी जरूर लाए, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। कि मैं जानता हूँ कि तुम किचन में हो, लेकिन अपनी बहन की खातिर मुझे ये करना ही होगा। ज़रियाब खान ने कहा तो सरस बात में हिला गई और फिर उसने कनकियों से उसे कोल्ड स्टोरेज रूम की जाने देखा। जाओ ना, ज़रियाब खान ने कहा तो वो बाहर निकलती चली गई। वो घर पहुंची थी कि उसे राफिया का फोन आया कि फ्रिया के साथ पार्लर चली जाए, तो उसने अपने कपड़े बैग में रखे और पार्लर के लिए निकल गई। वो खुद भी पार्लर में तैयार हुई थी। अभी वो तैयार होकर बैठी थी कि राफिया बेगम का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि बारात पहुंच चुकी है और वो ड्राइवर को भेज रही है, तो वो लोग होटल पहुंच जाएंगे। फिर मुस्कान फ्रिया को लिए होटल पहुंची और उसको ब्राइडल रूम में बिठाया और बाहर आ गई। वो जैसे हाल में दाखिल हुई तो हर एक उसे अजीब निगाहों से दिख रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि कल वाले वाकये की वजह से लोग उसे बहुत सारी बातें करेंगे, मगर उसकी निगाहें तो उस दुश्मन जान को तलाश कर रही थी जिसका आज अलग ही अंदाज महसूस करके वो अभी तक उसके सहन में मुबतला थी। वो एक पल के लिए भी वो सब भूल नहीं पा रही थी जो अब से कुछ देर पहले उसके गजान के साथ किचन में गुजारे पल थे। उसका दिल एक अजीब सी ले से धड़क रहा था, मगर वो तो उसे कहीं नजर ही ना आया। वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, मगर फिर अचानक उसे राफिया ने उसके दिल की बात पर अरफान भाई से पूछ लिया। अम्मी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। डैड ने तो शायद डांटा था और तब से वो गायब है। न जाने पहले कहाँ कर गया था कि शादी पर नहीं आएगा। अरफान की बात पर उसका दिल जैसे बुझ सा गया। फिर राफिया ने उसे सिया के दोस्त होने के नाते दूध पिलाई के लिए स्टेज पर भेजा था। वहां उसने काफी हंसी मजाक किया और कोई उसके अंदाज से कह भी नहीं सकता था कि उस पर कल क्या बीती है, मगर वो तो जानती थी कि आज वो बहुत खुश है। फ्रिया के बाद कि रुखसती के बाद वो ज़रियाब की तबीयत खराब होने की वजह से बाकी का काम संभालने लगी और उन्हें रेस्ट रूम में भेज दिया। शबीर साहब, ये सारी चीजें जो है ना कोल्ड स्टोरेज रूम में रख दीजिएगा, खराब ना हो जाए। और मैनेजर के कहते हुए सारी चीजें समेटने लगी और उसने खुद ही जेरे निगरानी कोल्ड स्टोरेज खोलकर उसमें रखवाना शुरू किया। मैम मैम। कुछ ही देर में शबीर साहब की मुतहिश आवाज सुनाई दी तो वो जल्दी से कोल्ड स्टोरेज रूम के अंदर गई। तो वहां दीवार से टेक लगाए बेहोश गजान को देख जैसे उसकी जान ही निकल गई। वो पिछले 8 घंटों से उस कोल्ड स्टोरेज रूम में था। उसका रंग खतरनाक हद तक सफेद पड़ चुका था। वो कांपते दिल के साथ चलती हुई उसके पास आई और उसकी नब्ज टुटोड़ी तो वो बहुत मदम चल रही थी। और जल्दी से उन्हें निकाले वहां से लाई। हमें इन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। वो खुद को संभालते शबीर साहब की तरफ मुड़ते हुए बोली तो उसने जल्दी से मुलाजमिन के जरिए खजान को वहां से निकाला और गाड़ी में डाला और वो शबीर के साथ उसे अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर्स ने फौरन उसे इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और शबीर साहब ने फोन करके ज़रियाब खान को भी बुलाया तो वो परेशान से सैनिया के साथ चले आए और कुछ ही देर में ज़रियाब खान के इन्फॉर्म करने से राना हाउस से भी सब पहुंच चुके थे। राफिया का रो रो कर बुरा हाल था। वो एक साइड पर फकचेरे से बैठी सबको खाली खाली निगाहों से देख रही थी। उसके जिस्म में तो अभी तक इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उठकर उसे शीशे के पार से देख पाती। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आया था। डोंट वरी, वो आगे से बेहतर है और हार्ट बीट नॉर्मल हो चुकी है। बस आप दुआ कीजिए कि निमोनिया की शिकायत न हो जाए, बाकी अल्लाह खैर करेगा। डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा और वहां से आगे बढ़ गई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ज़रियाब के होटल के कोल्ड स्टोरेज रूम में वो क्या कर रहा था। उसने तो मुझसे कहा था कि वो शादी पर नहीं आना चाहता, तो वहां पर क्या कर रहा था। आजिम राना ने अपना माथा मसलते हुए कहा वो मुझसे मिलने आए थे, सब गलती मेरी है। मेरे डैड के डर से कोल्ड स्टोरेज रूम में जाने को कहा और मैंने उन्हें कहा था कि दूसरी साइड से निकल जाएगा, लेकिन शायद
वहां का दरवाजा लॉक था और मैंने एक बार भी वहां जाकर देखा भी नहीं और ये जरूरी समझा भी नहीं। मुझे लगा कि वो मामू जान से नाराज है तो शायद इसलिए कहीं चले गए हैं। वो इतना बोलते हिचकियों से रोने लगी। नहीं बेटा, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आजिम राना ने उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी। क्या आप अपने बाबा पर इतना भी भरोसा नहीं था कि खुलकर कुछ कह सकती? अगर वो मिलने आया था तो मुझसे छुपाने की क्या तुक बनती थी? क्या मैं आपको मना करता बेटा? ज़रिया खान ने कहा तो तैरपी थी। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। बहुत डर गई थी। मुझे लगा आपको गजान को कुछ कह ही ना दे और गुस्से में कुछ ऐसा वैसा न करते जिससे हमारे रिश्ते बिगड़ जाए। हम इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते बाबा। वो ज़रिया खान के कदमों पे बैठते हुए बोली थी तो जैसे बदक कर उठे। ठीक है, तुमने जो किया सो किया, लेकिन रिश्ते निभाने की बात मत करना। तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, वो तुमसे मिलने आया, तुमसे बात की और तुम्हें फ्रेम में उतार लिया, मगर सोचो जिस शख्स ने इतने सालों से तुम्हें ऐसी अजियत दी उसको ऐसे कैसे माफ कर सकती हो? वो आगे क्या क्या नहीं करेगा? ज़रिया खान गुस्से से बोली। कुछ नहीं करेगा बाबा, वो कसूरवार हम दोनों हैं। बस अपनी अना में उनसे कभी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाई। मैंने कहा कि मैं क्यों करूं, एक लड़की हूं। मैंने उनकी कभी बदगुमानी और गलतफहमी को दूर करने की कोशिश ही नहीं की बाबा, बल्कि उल्टा कहा जैसा आप सोचते हैं ना, हाँ वैसे ही हूँ। हम दोनों ने अपनी अना में इस रिश्ते को खराब किया है। अब हम दुरुस्त करना चाहते हैं, प्लीज बाबा। वो उम्मीद भरी निगाहों से उन्हें देखते हुए बोली, ठीक है, अगर तुमने सोच लिया तो छोड़ दो अपने बाबा को। ज़रिया खान ने कहा तो वो गुस्से से वहां से चले गए थे। जानिया भी तेजी से उनके पीछे लग गई। राफिया ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाया। देखिए ना, बाबा ऐसे ही नाराज होकर चले गए। वो हिचकियों से रोते हुए बोली। राफिया ने बामुश्किल उसे चुप करवाया। तुम जाओ बेटा घर, उस लाचार की वजह से अपने बाबा को नाराज मत करो। वो आहिस्ता से बोली तो वो लब कुचलते हुए सर झुका गई। फिर राफिया और आजिम खान के फोर्स करने पर वो वहां से चली आई, मगर दिल वहीं कहीं छूट गया था। वो पिछले कई घंटों से यूं ही कमरे में खुद को बंद किए लेती थी। कुछ देर के बाद ज़रिया खान ने उसे लंच के लिए बुलवाया तो उठकर बाहर आई। तो मुश्किल 2-3 नवाले खाने के बाद उठ खड़ी हुई। अरे खाना तो ठीक से खाओ, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। वो मोहब्बत से उसे डपटते हुए बोले, बाबा भूख नहीं है। वो नम लहजे में बोलती मन भर के कदम को साथ अपने कमरे में आ गई। गजान को होश आया तो खुद को अस्पताल में उसने पाया। वो जब कोल्ड स्टोरेज रूम में गया, वहां से दूसरे रास्ते निकलने ही वाला था, मगर रास्ता बंद था। और कुछ देर के बाद ज़रिया खान के जाने का इंतजार करने लगा, मगर वो जाने से पहले कोल्ड स्टोरेज रूम का लॉक कर गए थे। वो काफी देर वहां पुकारता रहा, मगर कोई नहीं आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडक की वजह से उसे अपने सीने में जगड़न महसूस हुई और वो होशोवास से बिखाना होता वहीं दीवार के साथ बैठ गया। और जब उसे होश आया तो वो खुद को अस्पताल में पाकर इर्द गिर्द देखने लगा। कुछ देर के बाद बारी बारी सब लोग उससे मिलने आए, मगर वो नहीं आई जो दुश्मन जान थी। उसकी निगाहें दरवाजे तक बार बार जा रही थी, मगर मायूस होकर वापस पलट गई थी। मम्मा, वो मुस्कान नहीं आई? उसने टूटे पीटे बिखरे लहजे में पूछा तो नजरें चुरा गई। जो तुमने हरकतें कर दी थी ना, तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे मामू से यहाँ रहने देते? उसकी जगह अगर मैं भी होता और मेरी बेटी के साथ इस तरह होता तो मैं भी यही करता। आजिम खान ने खुश लहजे में कहा तो लब भींच कर रह गया। और फिर उसने शाम तक का इंतजार किया, उसकी कॉल आएगी, मगर उसने कॉल तक न की। वो रात को छुट्टी लेकर घर वापस आ गया। उस जैसा मजबूत असाब का मालिक ही था कि उस कदर बड़े हादसे के बावजूद इतनी जल्दी रिकवर हो गया था, वरना कोई उसकी और जगह होता तो अभी तक होश में ना आता। पूरी रात उसने बेचैनी से गुजारी थी। कई बार उसे कॉल करने की कोशिश की, मगर उसका नंबर मुसलसल बंद आ रहा था। अगले दिन रात को उससे मिलने गया, मगर ज़रिया खान के मना करने के डर से वो गेट की बजाय दीवार फैलाकर अंदर आया और फिर वहां पाइप के जरिए चढ़ता टेरेस से उसके कमरे में पहुंचा तो बेड पर ऊंधे मुंह लेटी थी। वो धीरे से चलता उसके पास पहुंचा। वो उसके अबशार के माने बिखरे सिल्की बालों में उंगलियां चलाते उसने सर उठाया और एक चुटकी से बैठती उसे बेयकीनी से देखने लगी। फिर आहिस्ता से उसके चेहरे पर झुका और उसके रुखसार पर शिद्दत बड़ा लफ्ज छोड़ा। वो जैसे होश में आई थी और उसे जोर से हक करती हिचकियों से रोने लगी। उसे खुद में भींच कर पुरसुकून सा आंखें मूंद गया। ओ माय गॉड, आप टेरेस के रास्ते आए हैं? अगर चोट आ जाती तो? वो हड़बड़ा कर बोली, आती तो आती ना, और मैं तुम्हें देखना चाहता था। और मैं जानता हूं कि अगर मैं सीधे रास्ते आता तो मामू जान से तसादुम हो जाता, और मैं नहीं चाहता था कि मैं उनसे झगड़ा करके इस मामले को मजीद खराब करूं। सो बस आ गया तुमसे मिलने। वो गंभीर लहजे में बोलता उसके चेहरे के हर नक्श पर लपकता चला गया। फिर इससे पहले कोई जवाब देती दरवाजा नॉक हुआ। ओ माय गॉड, मुझे लगता है बाबा होंगे। ओ गॉड, क्या करूं? वो हड़बड़ाई सी बोली और फिर उसका हाथ थामकर जल्दी से उसे वॉशरूम में धकेला और दरवाजा खोला। और बाहर वाकई ही ज़रिया खान थे। आपकी मम्मा बता रही थी कि आपने अभी भी खाना नहीं खाया। वो अंदर दाखिल होते हुए बोले थे। वो मैं खाने आई रही थी। वो कहना कि उसे वॉशरूम की जाने भी देख रही थी। जल्दी से बोली, तो आइए ना, जल्दी कीजिए, खाना ठंडा हो रहा है।
जरिया खान ने कहा, जी बाबा आप चलिए, मैं रिफ्रेश होकर आती। वो धूप निकलते बोली, मैं यही बैठा हूँ, आप जल्दी से वॉशरूम हुआ आइए। वो कहते हुए सोफे की जानिब बढ़ गए थे। वो मरे मरे कदमों के साथ वॉशरूम में दाखिल हुई और दरवाजा बंद करके उसकी जाने देखने लगी, जो कि दबी दबी मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। उसके पास आते उसने जल्दी से शॉवर ऑन किया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे दीवार से लगाता उसकी आंखों में झांकने लगा। उस रुख आंखों के साथ निगाहें झुका गई। उसकी झुकी हुई लड़ती पलकों को देखता गहराई से मुस्कुराया था और फिर वो थोड़ी सी थाम कर उसका चेहरा ऊंचा किया। क्या बात है मुस्कान खान, और शर्मा रही है? उसके कान के पास धीमा सा बोला था, बाबा इंतजार कर रहे हैं तो करने दो, इन्होंने जो मुझे इंतजार कर रहा है ना उसका क्या? पता भी है कोच में आने के बाद तुम्हें वहां ना पाकर मैं कैसा फील कर रहा था। वो बोला तो वो लब कुचलते हुए सर झुका गई। गलती हमारी ही तो है, हम दोनों ने इस रिश्ते को खराब किया है। अगर आप बाबा फिक्रमंद है तो वो कुछ कह रहे हैं तो मेरी वजह से ही तो है कि कहीं उनकी बेटी खुशियों से महरूम भी न रहे। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं तो चुप कर क्यों आए? अपना मुकदमा मेरे डैड के सामने रखा क्यों नहीं? उन्हें यकीन दिलाने दिहानी क्यों नहीं करवाई कि आप उनकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे? अगर वो आपको कुछ कह देते तो आप खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? क्या मेरी खातिर नहीं कर सकते? मोहब्बत के लिए तो इंसान कुछ भी सह जाता है, तो अगर वो कुछ कहेंगे तो आप सह क्यों नहीं सकते? मैं सच कहूंगी, मैं आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थी, मगर मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आप आकर बाबा से बात करेंगे। मगर आपने बात करने के बजाय यूं आना पसंद किया और मैं अपने बाबा का मान नहीं तोड़ सकती। मैं खाना खाने जा रही हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए और अब यहाँ यूं मत आइएगा। मैं अपने बाबा से बार बार झूठ नहीं बोल सकती। उसकी आंखों में देखते हुए टूटे हुए लहजे में बोली थी और खजान साकित रह गया। फिर उसे यूं ही छोड़ते कपड़े चेंज करके बाहर निकल गई। वो कुछ देर के बाद तेजी से वहां से निकला और डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ा। वो जैसे अंदर दाखिल हुआ तो वहां बैठे जरियाब खान ने उससे स्पार्ट चेहरे से देखा, आओ खाना खाओ। जिस अंदाज में वो बोले वो समझ चुका था, जिसका वहां आना नहीं मालूम पड़ चुका था। चुपचाप वो इनके साथ वाली चेयर पर बैठ गया। तुम्हें क्या लगता है कि खाना उसमें कैमरे नहीं लगे और मैं अनजान हूँ? दीवार फलांग कर मेरे ही घर में दाखिल हुए और खिड़की के जरिए मेरी बेटी के कमरे में पहुंच गए। वो इत्मीनान से बोलते जा रहे थे और मुस्कान बेयकीनी से देख रही थी। आपको पता था पापा? वो जैसे शर्म से पानी पानी होगी। क्यों इतना बेखबर समझ रखा है अपने बाप को? अपनी बेटी की आंखों को नहीं पढ़ सकता मैं? जब मेरी बेटी मुझसे निगाहें चुराकर बात करती है ना, तो इसका मतलब है कि वो दिल में समझती है कि वो कुछ गलत कर रही है और अपने बाप को धोखा दे के अपने शोहर को वॉशरूम में छुपा दिया। वो इत्मीनान से बोली, मामू इस पर मुस्कान का कोई कसूर नहीं है। वो मुझसे इस तरह नहीं मिलना चाहती थी और सिर्फ मेरी वजह से इसने मुझे वॉशरूम में छुपाया था और ना आपको वो धोखा नहीं देना चाहती थी। वो लब कुचलता हुआ बोला। जरियाब खान ने हंकारा बढ़ते हुए मायने के अंदाज में देखा। तुम समझते हो कि तुम ऐसी बातें करोगे और मैं इंप्रेस हो जाऊंगा? कल को अगर तुमने फिर से मेरी बेटी को धोखा दिया तो? उसे सर्द निगाहों से देखते हुए बोले तो उसने एक नजर फक चेहरे से उन्हें देखा और मुस्कान की जाने देखा। फिर जरियाब खान के कदमों में बैठ गया। मैं मानता हूँ मामू, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी मुस्कान को कोई दर्द नहीं दूंगा। प्लीज मुझे आखिरी मौका दीजिए। वो हाथ जोड़ते हुए बोला तो मुस्कान ने भी उसकी जाने देखा। वो शख्स जो अपनी आना को सबके आगे रखता था आज उसकी खातिर झुका हुआ था। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, साबित करो कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे। जरियाब खान ने कहा, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। एक बार सोच लो, ये ना हो कि तुम फिर मुकर जाओ। उसके बाद के जवाब में बोले, नहीं मुकरूंगा, मुझे हर हाल में अपनी मोहब्बत को पाना है। वो जल्दी से बोला था, ठीक है, तुम्हें अब से 3 महीने के लिए इसी घर में रहना होगा, मगर दामाद बनकर अपना कल सारा सामान लेकर आ जाना। जरियाब खान की बात पर उसने बेयकीनी से उन्हें देखा, फिर एक नजर मुस्कान की जाने जिसका रंग सर्द पड़ चुका था। बाबा ये अब क्या कह रहे हैं? वो घबराए हुए अंदाज में बोली, मुझे मंजूर है मामू जान। वो बोला तो मुस्कान की आंखें हैरत और सदमे से फैल गई। जब जरियाब खान के तने हुए आसाब ढीले हो गए, इन्हें भी मालूम था कि वो बचपन से बहुत अनापरस्त है और आज वो झुक चुका था तो इसका मतलब वो सच्चा है, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी के बाप होने के नाते एक बार उसका इम्तिहान लेना चाहते थे। ठीक है, अब तुम खाना खाओ और घर जाकर माँ बाप को इन्फॉर्म कर देना और फिर कल आ जाना। जरियाब खान ने बोला तो इत्मीनान से खाना खाने लगा, जबकि मुस्कान की हालत में जैसे नवाले अटक रहे थे। फिर खाना खाते ही वो उससे बाहर तक छोड़ने आई और उसका हाथ थाम के उसे कश्मीर निगाहों से देखने लगी। आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। मैं जानता हूँ कि तुम सोच रही हो कि मुझे सा अनापरस्त ऐसा कैसे कर सकता है। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। मैं जानता हूँ मैंने ये सब किया, लेकिन बहुत सोच समझ के किया।
کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی انا کو میں بیچ میں نہیں لانا چاہیے، اس کی محبت میں انا پرستی ہماری محبت کی دشمن بن جاتی ہے اور ہم محبت کھو سکتے ہیں، اور تمہیں کھونا نہیں میں چاہتا۔ اور بس کچھ مہینوں کی تو بات ہے، اور ویسے بھی داماد کیا اور بیٹا کیا، کہ ایک لڑکی اگر ساری عمر اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنے شوہر کی گھر رہ سکتی ہے، تو ایک شوہر کچھ عرصے کے لیے اپنی بیوی کی محبت کی خاطر اس کے والدین کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے نہیں رہ سکتا؟ جب ان کا داماد نہ ہوتا، صرف بانجا ہوتا، تو اگر تب رہنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا تھا تو میرے خیال سے اب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں ماموں کے تمام خدشات کو دور کرنا چاہتا، اور یہ مجھ پر فرض ہے۔ غلطیاں میں نے کی ہیں اور ان کو سدھاروں گا بھی میں، اور تم میرے ساتھ دو گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوں امید بھرے لہجے میں بولا تھا تو اس کی سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارے کیا ہو گیا؟ اس کے رونے پر ہڑبڑا سا گیا۔ سوری، مجھے اپنی انا کو بہت پہلے ہی توڑ دینا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اتنا غصہ آ گیا تھا، سب کچھ ہاتھ سے ریت کی مانند پھسلتا چلا گیا۔ بس اب بہت ہو گیا، ہم آئندہ اپنی اس انا کو کبھی اپنی محبت کے بیچ نہیں لائیں گے۔ اس کی اتنے پاس ہو کر بولی تھی کہ اس کی سانسوں کی مہک اوف سے وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ پھر وہ اس کے لبوں کو دسترس میں لیتا اسے مزید قریب کر گیا۔ وہ دونوں لان میں کھلے چاند کے نیچے اپنی محبت کی تجدید کر رہے تھے، اور دونوں جانتے تھے کہ اپنی انا کو پس سے پش ڈال کر بہت جلد اپنی محبت کا سب کو یقین دلا دے گے۔ 6 ماہ بعد آج سامنے موجود خان ہاؤس اور رانا ولا میں خوشیوں کا سما تھا۔ کچھ عرصے پہلے ہی وہ سامنے والا گھر خریدا گیا تھا جہاں پر زریاب خان اور زینیہ شپ ہو چکے تھے۔ غزان نے اپنی محبت سے سب کے دل جیت لیے تھے۔ غزان اور مسکان کی آج شادی تھی، کچھ ہی دیر میں ان کا تجدید نکاح تھا، اور پھر روشنی تھی۔ وہ خان ہاؤس سے رخصت ہو کر رانا ہاؤس آ چکی تھی۔ کچھ رسومات کے بعد اسے غزان رانا کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، اور درختی دل سے گھونگھٹ نکالے غزان کی مدد سے بیٹھی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہ اندر داخل ہوا اور وہ اس کے پہلو میں بیٹھتا اس کا گھونگھٹ ہٹانے لگا تو جلدی سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتی اپنی ہتھیلی پھیلا گئی۔ جلدی سے پہلے میرے منہ دکھائی دیجیے، پھر اس کے بعد گھونگھٹ ہٹائیے گا، وہ کھنکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ او شٹ، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ وہ بولا تو مسکان نے گھونگھٹ الٹتے اسے بیکنی سے دیکھا۔ خزان، کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسا؟ میرے لیے گفٹ تک نہیں لیا آپ نے؟ وہ سب نے بڑے لہجے میں بولی تو دبی دبی مسکراہٹ سے اس کا سجا سورا روپ دیکھتا اپنی پاکٹ سے ایک مخملی کیس نکالتا اسے کھول کر اس کے سامنے کر گیا۔ وہ ایک ڈائمنڈ بریسلیٹ تھا جس پر ان کا کپل نیم نقش تھا۔ واو، اٹس سو امیزنگ، وہ چہک کر بولی تو اس کی گوری کلائی میں اس کی سجاتا اپنے حصار میں لیتا اسے اپنی شدتیں برسانے لگا۔ وہ دونوں کے ملن پر باہر چاند بھی شرما کر بتیوں میں چک گیا تھا اور بر وقت فیصلہ کر چکے تھے۔ اس نے اس کی محبت کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا تھا۔ محبت میں انا نہیں ہوتی، کیونکہ انا اور محبت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جو انا کو مار دیتا ہے وہ محبت پا لیتا ہے، جو انا کو بلند رکھتا ہے وہ سارے رشتے ہار جاتا ہے۔